आधी कभी कहीं बाहर रहता था तो टूर्नामेंट नहीं आती वैसा मैं जाता वो आती है में आती है सुना है कि ये लोग में आती दिवाली की कितने 20 जनों को प्राइस मिलता है तो डिवाइड कर बाकी को तो 5% ये लास्ट क्लास में वो क्या कहते हैं करंट, ठीक है, करंट के बारे में स्टडी किया था और साथ में क्या स्टडी किया था करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी भी स्टडी किया था। ये दो चीजें स्टडी की थी। मैंने एक प्रॉब्लम भी दिया था ना होमवर्क में, लास्ट में ऐसा हो तो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी स्पेस छोड़ देना ऐसा हो तो, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं वो प्रॉब्लम। आज दूसरे टॉपिक स्टडी करना है, ठीक है। देखो ये वीक और नेक्स्ट वीक और अपना होंगे और 3 लेक्चर, तो मान लो कि करंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये भी कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये आज नया टॉपिक स्टडी करते हैं, लिख लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आज ये स्टडी करना है। ओके, अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कंडक्टर है, मेटल है, मतलब क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन जाएगा, ये क्या देगा हमें करंट। क्या लगता है ये जो चार्ज होते हैं, करंट जब फ्लो होता है सीधे जाते हैं क्या चार्ज? इधर कंडक्टर में क्या ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो सोचो क्या होगा, सीधा जा पाएगा क्या? कोलाइड कर लेगा, तो उसके बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद ऐसे कोई एंगल पे जाएगा। तो कभी भी पार्टिकल क्या स्ट्रेट नहीं जाते, करंट में जो चार्जेस होते हैं वो ऐसे जाते हैं, एग्जैक्ट मोशन होता है, ठीक है, ऐसे जाएंगे, ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ मोशन स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाते, ऐसे कोलिजन होते रहते हैं, ठीक है।
बेसिकली ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्लो करना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको ही रेजिस्टेंस। तो सपोज ये मान लो एल्यूमिनियम का बना है, अगर इसकी जगह मैं कॉपर ले लूं तो अरेंजमेंट थोड़ा तो चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो एक कंडक्टर की लेंथ L है, क्या लगता है लेंथ अगर मैं बढ़ाऊं क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा कोलिजन होंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ये ले लेते हैं, ये मैं बढ़ाऊं तो क्या है, ज्यादा चार्ज पास हो पाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस क्या इज प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। इक्वालिटी कांस्टेंट डाले तो कांस्टेंट को रो से डिनोट करते हैं, और रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल। एल्यूमिनियम की जगह कॉपर लो तो ये रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमें क्या इसके बारे में स्टडी करना है। पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, बाद में फॉर्मूला लिखो। रेजिस्टेंस में लिखो, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑफ to the electric current, it is the obstruction offered to the electric current by a conductor, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो, देख लो ये प्रॉब्लम। लिखिए, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस ओम, OHM है ना, ओम होता है, लिख लो ऐसा यूनिट, लिख लो ओम, OHM। और सिंबल क्या होता है, ये होता है ओमेगा, ठीक है। ये क्या है, सिंबल, ओके। ये जो पार्ट है रो, इसके बारे में लिखना है तो नीचे लिखो रो, हियर लिखो, हियर रो इज द रेजिस्टिविटी, हियर रो इज द रेजिस्टिविटी। और वो किस पे डिपेंड करता है, ये रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, ठीक है। तो लिखो, कंडीशन में लिखना है, इट इज द प्रॉपर्टी of a material, it is the property of the material, it is the property of the material, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट बता सकते हैं, क्या होगा, एरिया यहाँ पे लेके आओ, L नीचे लेके आओ, क्या होगा, ओम मीटर, लिख लो, ऐसा यूनिट लिख लो, ओम मीटर, ठीक है। और
अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूं, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लूं, रेजिस्टिविटी क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन देता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा अगर रेसिप्रोकल लूं मतलब क्या है, क्या कहते हैं उसे, कंडक्टिविटी। रो जितना ज्यादा होगा, रो जितना ज्यादा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्या उतना ज्यादा होगा, सिग्मा जितना ज्यादा होगा क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, वो अच्छी तरह अलाउ करेगा, तो इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, आगे लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity. The reciprocal of resistivity is called conductivity. ठीक है, लिख लो फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, ठीक है। इसके बेस पे ये जो फॉर्मूला पढ़ा है, इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है, ओम्स लॉ आगे आएगा, अभी सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। ओके, लिखो क्वेश्चन, assuming constant volume, assuming constant volume, the resistance of a wire, the resistance of a wire of length L, resistance of a wire of length L is proportional to, अब ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन है L, दूसरा ऑप्शन L स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन L क्यूब और L/4। ठीक है ना, 4 ऑप्शन। तो इसमें तो डायरेक्ट आंसर नहीं है कि R इक्वल टू रो L बाई A है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, पहला ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट। ये हमने 11th में डिस्कस किया, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी लिखनी हो तो क्या ध्यान रखना होता है, बाकी सब चीजें जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, तभी प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। तो इधर एक मैं वायर की बात कर रहा हूँ, तो चलो एक वायर में रो तो फिक्स होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, मतलब अगर मैं सपोज वायर को खींचूं, ठीक है, उसको रबर बैंड की तरह इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं उसको खींचूं, लेंथ तो चेंज हो रही है, एरिया कांस्टेंट रहता है। अगर मैं कोई वायर को खींच, क्या पतला होता है ना, तो उसका एरिया क्या होता है, चेंज होता है। मतलब यहाँ पे ये केस नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें साथ में करते हैं, तो दूसरा वाला अपने आप ट्राई करते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे भी करके तुम्हें वॉल्यूम लाना है इधर, तो प्रोपोर्शनलिटी लिख पाओगे। तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बाद में देखो क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट इधर एरिया। क्या आ रही है प्रोपोर्शनलिटी, R इक्वल टू रो एल, एक ही जगह क्या आएगा, V बाई एल, तो R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई V। अब देखो रो तो कांस्टेंट ही है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही अभी करने हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming constant volume,
assuming constant volume, the resistance of a wire, the resistance of a wire of cross section radius r, smaller लेना, cross section radius r is proportional to cross section radius r is proportional to, इसमें भी ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है r स्मॉलर है, पहला ऑप्शन है r, दूसरा है r स्क्वायर, बाद में r क्यूब और r रेज़ टू 4, ठीक, r स्क्वायर r क्यूब r रेज़ टू 4 करो। क्या आ रहा है इसमें? ये सेम तरीके से करना है। R इक्वल टू क्या है, रो L बाई A। अब यहाँ पे भी सेम, कैसे भी करके L हटाओ, तो पता है V इक्वल टू AL, तो R इक्वल टू रो L की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई A अपॉन A, तो क्या हो जाएगा रो V बाई A स्क्वायर, और एरिया को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर, रो V अपॉन पाई आर रेज़ टू 4। अब देखो सब कांस्टेंट हो गया, तो क्या है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रेज़ टू 4, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल लिखवाए थे, तो इनवर्स बीच में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, R रेज़ टू 4 है। Okay, next question. A wire of resistance, a wire of resistance 10 ohm, wire of resistance 10 ohm is stretched to double its length. Wire of resistance 10 ohms is stretched to double its length. Okay. Assuming constant volume. Assuming constant volume. Find the new resistance. Find the new resistance. ठीक है, वायर को खींच रहे हैं, डबल हो गई उसके लिए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वो पूछ रहे हैं। अब जो स्टडी किया उसका यूज करो।
क्या आ रहा है मतलब 40 आ रहा है क्या? अभी हमने देखा लेंथ की अगर बात करें तो आर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है ना, आर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एल, क्या आएगा एल स्क्वायर। तो अब क्या प्रोपोर्शनलिटी पता है, रेशियो लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर। पहले में रेजिस्टेंस कितना है 10 दिया है, दूसरे में मुझे निकालना है, पहले में लेंथ कुछ एल ले लेते हैं, अब क्या होगा डबल हो गया तो कितना हो जाएगा 4L स्क्वायर। क्या है R2 कितना आएगा इससे 40, ठीक है 4 गुना होगा, डबल नहीं होगा, वो ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनलिटी ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of cross section of a wire, radius of cross section of a wire is increased by 2%, is increased by 2%, okay? Assuming constant volume, assuming constant volume, the change in resistance will be, the change in resistance will be, इसमें ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन 4% इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन 8% इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन 4% डिक्रीज और लास्ट ऑप्शन 8% डिक्रीज। इसमें आर बोलो कैसे लिखो, प्रोपोर्शनलिटी बोलो, ये केस दिया है, क्रॉस सेक्शन रेडियस दिया है, अभी हमने किया क्या है क्रॉस सेक्शन रेडियस दिया 1/r⁴। अगर इसको भी सेम ये लास्ट कॉलम जैसा रेशियो से अगर करोगे तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2/R1⁴ है ना। पहले में रेजिस्टेंस कितना है, परसेंटेज चेंज पूछा है ना, मान लो शुरुआत का रेजिस्टेंस कुछ R है, दूसरा मुझे निकालना है, ओके। अब पहले में रेडियस R है, अगर 2% बढ़ा है रेडियस तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हो R के टर्म्स में, हमने वो भी डिस्कस किया था, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताई, 2% दिया हो इसका मतलब 2% को रिलेटिव में करो तो कितना हुआ 0.02, तो क्या हो जाएगा उतना बढ़ा तो क्या हो जाएगा 1.02 R⁴। तो एक आंसर है ना, इधर से आ सकता है, इधर से R2 मिल जाएगा तो बाद में परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, ठीक है, सॉरी परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो 1.02:4
कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएंगे। एक दूसरा अप्रोच है अपने पास, ये चेंज परसेंटेज चेंज देखो बहुत कम दिया है, 1% 2% इतना है, ठीक है। परसेंटेज चेंज अगर कम दिया हो ना तो इसका एक फॉर्म आता है, हमने वो भी लिखा था 11वीं स्टडी किया था, उसे डेल्टा फॉर्म कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी से डायरेक्ट चेंज निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? अगर याद हो तो वेल एंड गुड, ना तो ध्यान देना, आर की जगह क्या लिखना होता है? डेल्टा आर बाय आर, ठीक, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, पावर 4 है तो पावर क्या आगे आ जाती है, पर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में पावर क्या है? -4, और क्या लिखना है? डेल्टा आर बाय। तो इसमें मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, इसमें दिया हुआ है कितना है? 2% है, तो क्या है आंसर? -8%। -8% मतलब क्या हुआ? 8% डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये अप्रोच बेटर है, दोनों लिखो, ठीक है ना, हमें तो दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। कम परसेंटेज आए ना तो फिर ये वाला ही ओके। नेक्स्ट ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें एक और वेरिएशन आता है, बाद में दूसरे काट करेंगे, इसलिए कोई ड्रॉ करो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question लिखो, the resistivity of wire, the resistivity of wire varies as resistivity of a wire varies as liquid, rho equal to rho naught 1 plus x by x. Find resistance of the wire. Find resistance of the wire. ठीक है। अब देखो इसमें रेजिस्टिविटी वेरिएबल है, तो क्या होगा? मतलब जैसे जैसे मैं आगे जाऊँ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, कैसे करें इस केस में? क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्टर है तो इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम साथ में करते हैं। इधर से एक डिस्टेंस पे एक पतली सी है, ऐसा मान लो डिस्क है, ऐसे डिस्क है, ठीक, इधर से एक डिस्टेंस ऐसे पतली सी डिस्क है, इसकी थिकनेस क्या लिखेंगे हम? dx, ठीक है। अब इस सिलेंडर को ऐसी पतली डिस्क का बना हुआ मान सकते हो ना, तो डिस्क क्या हुआ? अपना एलिमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखेंगे, बाद में क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, ठीक है। डायग्राम में ऐड करो, लिखो इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट विल बी
resistance of the element will be। अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए वो लगा सकते हो, पर ध्यान से लिखना है। आर की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, एलिमेंट है, तो आर की जगह क्या आएगा, डी आर, क्योंकि बहुत कम होगा उसका रेजिस्टेंस। तो डी आर इक्वल टू रो एल, मतलब क्या हुआ बोलो, यहाँ पे एल की जगह क्या आएगा, एल मतलब क्या, उसकी लेंथ। तो डिस्क है, तो ये डिस्क की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी, इतनी, तो क्या आएगा डी एक्स अपॉन ए, मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्या इसका यही रहेगा, बोल क्लियर है, इसका एरिया तो यही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम फॉलो करो। तो डी आर इक्वल टू क्या आएगा, रो डी एक्स बाई ए, रो को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। ये क्या गया अपना डी आर आ गया। अब इसमें अच्छा ये करंट इधर ही फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, तो ये सब डिस्क है, ऐसे डिस्क है, ये सब एलिमेंट्स है, तो इसमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन आता है। कौन सा कनेक्शन माना, कौन सा सीरीज, सीरीज में होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, मतलब क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना होता है, ठीक है। तो इसके आगे लिखो all the elements can be assumed to be in series, all the elements can be assumed to be in series, so the net resistance will be, कितना होगा नेट रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी आर, मतलब क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, रो नॉट बाई ए 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन खुद करो, लिमिट बताओ मुझे, एक्स से क्या होगा, 0 से एल तक जा रहे, ठीक है ना। चलो इसका इंटीग्रेशन करो, निकालो। इंटीग्रेशन क्या होगा, रो नॉट बाई वो तो कांस्टेंट है, बोलो इसका इंटीग्रेशन बोलो, 1 है और dx है, क्या होगा, अकेला dx तो 1 और dx क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, x प्लस l तो कांस्टेंट है, x dx का x स्क्वायर बाई 2, l ऐसे ही रहेगा 0 से l, डाल दो इधर लिमिट, कितना आ रहा है इधर l डाल दो,
ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, जो शुरुआत में किया ना वो बोर्ड में एमसीक्यू में आ सकता है, ये वाले कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन रेजिस्टेंस पे आ सकते हैं। एक ये पार्ट देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistance, temperature dependence of resistance. Temperature dependence of resistance. ये एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला? रेजिस्टेंस होता है ना, कोई मटेरियल, मान लो ये एक कंडक्टर मेटल है, इसका रेजिस्टेंस है कुछ 100 ओम है, और अभी रूम टेम्परेचर पे अगर इसको मैं हीट करूं, इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा तो क्या होगा? इसमें इसका रेजिस्टेंस है ना बढ़ता है। क्यों? सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ता है, कोलिजन्स बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, कोलिजन्स बढ़ेंगे मतलब रेजिस्टेंस पे क्या होगा? बढ़ेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेटल की। सभी मटेरियल का ऐसा नहीं होता है। हम 12th के ना लास्ट में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पूरे अलग मटेरियल्स होते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर। अगर सपोज ये सिलिकॉन का बना हो और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा हो तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसमें बिहेवियर अलग होता है। उसमें क्या होता है? बॉन्ड्स टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन और फ्री होते हैं, तो करंट बढ़ता है। तो डिपेंड करता है मटेरियल पे। हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं इधर? मेटल्स की बात करें तो उसके ना इक्वेशन आती है, पर बोर्ड के एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकते हैं भाई किसका बढ़ता है किसका घटता है, ऐसा आ सकता है। तो वो पार्ट भी लिखवा देता हूँ। स्टेटमेंट लिखो इसमें, जनरली रेजिस्टेंस ऑफ मेटल increases with temperature. Generally, resistance of metal increases with temperature. Increases with temperature. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कंसिडर a conductor having resistance R at temperature T, having resistance R at temperature T। ठीक है, मान लो कोई T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो उसकी इक्वेशन आती है R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ये उसकी इक्वेशन आती है रेजिस्टेंस। जैसी रेजिस्टेंस की आती है वैसे किसकी आती है? रेजिस्टिविटी की आती है। तो ये R को क्या रो एल बाई लिख सकते हैं ना, तो रेजिस्टिविटी की भी इक्वेशन आती है। तो रो इक्वल टू किससे भी होती है? रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। लिख लो ये इक्वेशन। देखिए इधर R0 जो है ना, R0 वो क्या रेजिस्टेंस है? कौन से टेम्परेचर पे? T0 पे। ठीक है, T टेम्परेचर पे कितना है R, T0 टेम्परेचर पे कितना है R0। ये T0 को ना रेफरेंस टेम्परेचर पे, जनरली वो या तो 0 डिग्री होता है या तो 27 डिग्री होता है, क्वेश्चन में दिया होगा, तो दोनों में से कोई एक ही होता है। ठीक है, और ये T टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 100 डिग्री 200 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखो, हियर R0 is resistance, here R0 is
resistance and rho naught is resistivity. Here R naught is resistance and rho naught is resistivity at reference temperature. At reference temperature T naught. At reference temperature T naught. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो जनरली 0 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस. जनरली 0 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों में से कोई. ओके, अल्फा जो है, अल्फा ना कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो अल्फा के बारे में लिखो. हियर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट. Here alpha is called temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. ठीक है, इसका यूनिट बता सकते अल्फा का यूनिट क्या होगा? अल्फा डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन का नॉलेज यूज होगा. देखो 1 प्लस समथिंग है, ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होना चाहिए पूरा. इसका डायमेंशन क्या होता है? केल्विन यूनिट की बात करें तो इसका केल्विन होता है, तो इसका क्या होना चाहिए? केल्विन इनवर्स. अगर ये डिग्री सेल्सियस में हो तो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स. दोनों लिख लो, इसका यूनिट लिख लो, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. प्रॉब्लम में कुछ भी आ सकता है, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है, इधर कंफ्यूजन हो, इधर टी है ना, जरूरी नहीं है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है. किस पे डिपेंड करता है? अल्फा. अगर अल्फा का यूनिट केल्विन में दिया हो ना तो केल्विन में रखना, डिग्री सेल्सियस में दिया तो ठीक है, प्रॉब्लम में उसके साथ. ओके, और एक ना थियरी वाला पार्ट बता देता हूँ. अगर मैं कोई मटेरियल की बात करूं, मान लो कॉपर की अगर बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर और यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर की. अगर मैं कॉपर की बात करूं तो उसकी रेजिस्टिविटी ऐसे बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, रैपिडली बढ़ती है. ठीक है, यहाँ पे अगर यूनिट अगर देखें तो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है. ठीक है, यहाँ पे 0.2 इसकी वैल्यू है, ये यूनिट है इंटू 10⁻⁸. ठीक है, और यूनिट क्या होता है इसका? ओम मीटर. ठीक है ना, कॉपर का ऐसा वेरिएशन होता है. ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं आता है, मतलब पर ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर के साथ यहाँ पे 50-100 केल्विन में टेम्परेचर से बढ़ता है, रेजिस्टिविटी ऐसे बढ़ती है. ठीक है, ये ग्राफ भी एमसीक्यू में आते हैं, तो याद रखना क्या जरूरी है. अभी याद नहीं रखोगे चलेगा, तो बोर्ड के टाइम कंपटीशन में ऐसा नहीं है, तो बोर्ड के एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है ना, बाद में अगर दूसरा मटेरियल ले, ये डे टू डे लाइफ में कॉपर क्या है, उसकी माइनिंग बहुत होती है, मतलब कॉपर क्या सस्ता मटेरियल है, तो जो वायर्स है ना जनरली इसके बने कॉपर के ही बने. ठीक है, पर सपोज मुझे ऐसा कोई डिजाइन करना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा कुछ जिसमें रेजिस्टेंस का वेरिएशन कम होना चाहिए, तो उसके लिए अलग मटेरियल आता है. एक होता है नाइक्रोम अलॉय होता है, ये निकल और उसका बना होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है ना बहुत कम वेरी होता है, स्ट्रेट लाइन आती है पर बहुत कम वेरिएशन होता है. यहाँ पे सपोज मैं 1 लूं तो यहाँ पे 1.1 1.2 इतनी वैल्यूज होती है इंटू 10⁻⁸, इसमें वेरिएशन कम होता है. ठीक है, और टेम्परेचर भी काफी हाई होता है, 200 400 600 केल्विन, वेरिएशन बहुत कम होता है. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो अवेलेबल होता है ना, कभी कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स से रेजिस्टेंस कभी देखा है? रेजिस्टर रियल में हम सर्किट में तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, रियल में जो रेजिस्टर होता है कितना छोटा आता है, कितना छोटा आता है, ऐसे डंबल शेप का, ऐसे शेप का आता है.
ठीक है, कभी देखा हो तो। और अगर अगली बार देखो तो ऑब्जर्व करना, और इधर है ना ऐसे कलर की बैंड होते हैं, कलर्स होते हैं, उससे पता चलता है कितना रेजिस्टेंस है। कलर कोडिंग कहते हैं उसको, वो सिलेबस में से हट चुका है, पर जानना हो तो बता दूंगा, ठीक है ना। कलर से पता चल जाता है कितना रेजिस्टेंस। ओके, कलर कोडिंग कहते हैं, ऐसा आता है। तो स्टैंडर्ड जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, वो इसके बदले, तो उसमें वेरिएशन क्या है, कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ, बाद में प्रॉब्लम्स करते हैं। लिखो इसके आगे, द resistivity of metals like copper, resistivity of metals like copper increases rapidly with temperature, increases rapidly with temperature, increases rapidly with temperature, ठीक है। ये कॉपर का ड्रॉ कर लो। चलिए ड्रॉ, ये कॉपर का है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट लिखो, some material like nichrome, some material like nichrome and constantan, nichrome and constantan, constantan, constantan. Some materials like nichrome and constantan have very low variation, of rho with temperature, have very low variation with temperature. So they are used in standard resistors. So they are used in standard resistors and thermocouples. Standard resistors and thermocouples. ये नाइक्रोम पता है अलॉय होता है, ठीक है ना, निकल क्रोमियम वो सब का अलॉय होता है। कांस्टेंटाइन जो है ना, वो भी अलॉय है, इसका निकल का और कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो उसमें वेरिएशन क्या है, बहुत कम आता है, इसलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टर में यूज करते हैं। थर्मोकपल पता है क्या, केमिस्ट्री में पढ़े थर्मोकपल क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, अगर एक ऑब्जेक्ट हॉट है एक ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बहुत सारे तरीके होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, तो उसको थर्मोकपल कहते हैं, ठीक है। बाद में दूसरे और आते हैं, और भी एक बहुत सारे इंटरेस्टिंग मटेरियल्स आते हैं। एक होता है एक और अलग टाइप का मटेरियल आता है, उससे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब क्या है, उस मटेरियल में अगर प्रेशर दोगे ना तो करंट मिलता है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के मटेरियल आते हैं अलग अलग, ठीक है ना, तो उसमें ये यूज होता है, ठीक है।
देख लिया गया, ठीक है। ये उसका होता है सेमीकंडक्टर का ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, अलग से चैप्टर पढ़ने वाला है, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में आएगा, ठीक है, तो उसका ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये दो अभी पता होने चाहिए। ओके, ये एक पार्ट लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हमें प्रॉब्लम करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए, अच्छे क्वेश्चन है, और वैसे ही उसमें भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी आते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं, देख लेना है। लिखो क्वेश्चन, an electric toaster uses nichrome for heating. An electric toaster uses nichrome for heating. Uses nichrome for heating. Resistance at 27 degrees Celsius. Resistance at 27 degrees Celsius is 75.3 ohms. Resistance at 27 degrees Celsius is 75.3 ohms. ठीक है, when toaster is connected to 230 volt supply, when toaster is connected to 230 volt supply, the current settles after a few seconds. The current settles after few seconds to a value of 2.68 ampere. So value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of nichrome? What is the steady temperature of nichrome? What is the steady temperature of nichrome? ठीक है, इसमें अल्फा दे रखा है, वो लिख लो 1.7 into 10⁻⁴, 1.7 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है, ये दे रखा है। देखो कैलकुलेशन सब खुद ही करना है, चाहिए तो फोन यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। इसमें तो पहले मुझे डेटा बताओ, क्या क्या होगा। R नॉट कितना होगा 75.3। देखो मैं बता था इधर क्वेश्चन में कि T नॉट जो क्या होता है, या तो 0 डिग्री या 20 क्वेश्चन में दिया ही होता है, तो इधर रेफरेंस दिया है, ठीक है ना। R नॉट कितना है 75.3 ओम, T नॉट कितना होगा 20। अच्छा केल्विन में करेगा ना, अल्फा देखो डिग्री सेल्सियस, तो उसमें ही रहोगे, ठीक है। तो T नॉट कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर्मूला और देखा बाद में, देखो क्या दिया हुआ है कि टोस्टर क्या है धीरे धीरे सेटल हो गया, उसमें करंट सेटल हो गया है, मतलब थोड़ी टाइम बाद पूछा है। इलेक्ट्रिक टोस्टर की बात करें तो उसमें नाइट्रोम है, टोस्टर क्या गर्म होता है ना, तो नाइट्रोम भी दिन भर गर्म होगा, एक्चुअली नाइट्रोम गर्म होता है, उसकी वजह से टोस्टर गर्म, ठीक है ना। तो नाइट्रोम गर्म हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालें, ओम्स लॉ लगा सकते हैं, सप्लाई V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो R निकल जाएगा ना। तो निकालो, ऐसे लिखिए ना कि एट टेम्परेचर T क्या होगा, ये V इक्वल टू 230 दिया है और I इक्वल टू कितना है 2.68 एम्पियर, ठीक है। निकालो R निकालो, ओम्स लॉ लगा, R आ जाएगा।
हो गया क्या? तो हो गया? ये आर कितना है निकल क्या? आर निकल क्या कितना? कितना? 85.8 इक्वल टू कितना है? 75.3 1 प्लस अल्फा अल्फा कितना दिया? 1.1 into 10 raised to -4 है ना? t minus t नॉट कितना है? 27 ठीक है। ये कर लो कैलकुलेट आता है कितना आएगा? 848 चलेगा ठीक है। रफली इतनी रेंज में आना चाहिए। Next question. Resistance of a copper coil. Resistance of a copper coil is 20 ohms. Resistance of a copper coil is 20 ohms at 0 degree Celsius. 20 ohms at 0 degree Celsius and 26.4 ohms and 26.4 ohms at 80 degree Celsius. At 80 degree Celsius. ठीक है? Find alpha. Find alpha.
हो गया क्या? इसमें ये 0 डिग्री पे दिया मतलब क्या उसको रेफरेंस मान सकते हैं, ठीक है ना? 80 डिग्री पे ये दिया हुआ है कितना है 26.4, रेफरेंस कितना है 20, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट मतलब 80 माइनस 20, ठीक है? सर वो कैलकुलेट कितना रेट था आपका? कितना? क्या 80 माइनस, हाँ 80 माइनस 0, सॉरी 80 माइनस 0 कितना आ रहा है? 4 इंटू माइनस 3, यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है ना? सेंटीग्रेड में लिया था हमने डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये अल्फा हो गया, ठीक है? इसमें एक और टाइप है, ठीक है? बाद में ये टॉपिक भी हो जाएगा। ये वापस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, लिखो रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर थर्मोमीटर, resistance of platinum wire thermometer at ice point is 5 ohms. At ice point is 5 ohms, and at steam point is 5.23 ohms. At steam point is 5.23 ohms. ठीक है, full stop. When thermometer is inserted in a hot bath, when thermometer is inserted in a hot bath, the resistance is 5.795 ohms. 5.795 ohms. ठीक है, full stop. Find temperature of the bath. Find temperature of the bath. ठीक है? देखो ये पूरा अपने आप ही करना है, इसमें अल्फा नहीं दिया, ये अपने आप ही ट्राई करना है। बस मुझे ये बताओ आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का मतलब क्या है? आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री आइस में रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, उस पे वैल्यूज दे रहे। और हॉट बाथ कोई लिक्विड होगा तो उसका टेम्परेचर निकालना। ठीक, करो ट्राई करो।
हो गया क्या? क्या रहा आंसर? 345 के आसपास आ रहा है। इसमें देखो क्या होगा, आर नॉट कितना दिया है? शुरू हुआ 1.5 ओम। टी नॉट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 3 पॉइंट मतलब एक वैल्यू दे रखी है, R1 मान लो कितनी है? 5.23। किस पे? 3 पॉइंट पे टेम्परेचर के 100 डिग्री दिया हुआ। दूसरा टेम्परेचर, उस पर रेजिस्टेंस दिया है 5 पॉइंट कितना है? 795। और ये जो बात है उसका टेम्परेचर निकालना है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इक्वेशन लिखो R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। अब देखो इसको सॉल्व करने का ना 2 अप्रोच है। एक में क्या कर सकते हो, R नॉट T नॉट को दिया है, R1 और T1, R1 को यहाँ पे डालो, T1 को यहाँ पे डालो, तो क्या मिल जाएगा इधर से? अल्फा को वापस यूज करोगे तो मिल जाएगा। ये क्या अप्रोच? दूसरा अप्रोच है ना, क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को स्टडी करो तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, R इक्वल टू ये एक्सपांड कर दो, R नॉट अल्फा T माइनस T नॉट, या R नॉट को इस तरफ में ले रहा हूँ, इक्वल टू R नॉट अल्फा T माइनस T नॉट। ठीक है, इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्फा मुझे पता नहीं है, तो अल्फा कैसे भी करके मुझे हटाना है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, पहले R1 के लिए इक्वेशन लिखो, तो R1 माइनस R नॉट इक्वल टू R नॉट अल्फा T1 माइनस T नॉट। अब ऐसे दूसरे टेम्परेचर के लिए लिखते हैं, तो R2 माइनस R नॉट इक्वल टू R नॉट अल्फा, ये तो वही रहेगा, T2 माइनस T नॉट। अब क्या करें, डिवाइड करते हैं, तो R नॉट अल्फा कैंसिल है ना, अल्फा की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो R1 माइनस R नॉट अपॉन R2 माइनस R नॉट इक्वल टू T1 माइनस T नॉट अपॉन T2 माइनस। इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना है? 5.23 माइनस 5 अपॉन 5.795 माइनस 5 इक्वल टू T1 कितना है? 100 माइनस 0 अपॉन T2 माइनस। तो इधर से भी T2 आएगा। क्या है आंसर? 345। ठीक है, ये आंसर आ गया। जिन्होंने अल्फा निकाल के किया ठीक है, चलेगा अप्रोच, पर जिन्होंने ये अप्रोच ना लिखा उनको लिख लेते, ये वाला अप्रोच लिखो। ठीक है ना, ये काम का है कि इधर अल्फा कैंसिल होता है। ठीक है, कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है। ओके,
ठीक है। इसमें ये एक क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, eight copper wires of length L, 8 copper wires of length L and diameter D are joined in parallel to form a single composite conductor of resistance R. Single composite conductor of resistance R. Resistance R. Full stop. If a single copper wire of length 2L, has same resistance R, then what will be its diameter? ठीक है, डी के टर्म्स में ही निकालना है। ओके, ये खुद ट्राई करो, इसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाँ, बस इतना मुझे बता दो, अगर बताओ तो पैरेलल में हो तो रेजिस्टेंस में क्या करना होता है, रेसिप्रोकल में ऐड होता है। ठीक है, ये इतना नॉलेज यूज कर चलो।
हो गया क्या? क्या रहा? 4 दिया है। क्या दिया है इसमें कि एक कॉपर वायर है, इसका लेंथ एंड डायमीटर भी दिया है और ऐसे 8 है, जैसे 8 कॉपर वायर पैरेलल में। एक वायर का रेजिस्टेंस सपोज मैं R0 लूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? रो एल बाई ए, डायमीटर दिया है तो एरिया में कैसे लिखूं? बाई डी स्क्वायर बाई 4। ऐसे 8 है, जैसे 8 है तो रेजिस्टेंस R दिया है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R0 जैसे 8 पैरेलल में रखते हैं तो कितना हो जाएगा? R0 बाई 8, मतलब R इक्वल टू कितना है? रो एल 4 अपॉन 8 5। ये पहला वाला था। दूसरा क्या दिया है? दूसरा कॉपर वायर जो है कितनी है उसकी लेंथ? 2L और इसका डायमीटर निकालना है, वो डीएच ले लेते हैं और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? R। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं R इक्वल टू क्या है इसके लिए फॉर्मूला? रो तो वही रहेगा, मटेरियल वही है, 2L अपॉन पाई डी डैश स्क्वायर बाई 4। कर लो दोनों को इक्वल है ना, तो इधर से डी डैश आ जाएगा। कितना आ रहा है डी डैश? ये दोनों को इक्वल कर लो, कितना आ रहा है? 4 डी आ रहा है। कितना आएगा? 4D। ठीक है, ये दोनों को इक्वल करना है। सुनना क्या? एक बार का मैं निकालूं तो चांस पैरेलल में तो क्या R0 बाई 8 हो गया और फिर इसका रेजिस्टेंस निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों का R दिया हुआ। ठीक है ना, कितना है? 4D। ओके, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करो इसका। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, at 15 degrees Celsius, resistance of conductor at 15 degrees Celsius is 16 ohms. Resistance of conductor at 15 degrees Celsius is 16 ohms, and at 100 degrees Celsius, is 20 ohms. At 100 degrees Celsius is 20 ohms. ठीक है, find temperature coefficient of resistance. Find temperature coefficient of resistance.
हुआ क्या सॉल्व? इसमें देखो अल्फा निकालना है पर आर नॉट टी नॉट नहीं दिया तो क्या करें? नहीं दिया तो क्योंकि टी नॉट चाहिए ही, उसके बगैर सॉल्व नहीं होगा। तो क्या लोगे टी नॉट को? क्या 15? नहीं, रेफरेंस में बताया था या तो 0 है या 27 दिया है, ना दिया हो तो क्या ले लो? 0 ले लो टी नॉट को, ठीक है? टी नॉट को 0 ले लो, ना दिया हो क्या है? तो इक्वेशन दो डिस्टेंस दिया ना, दो टेम्परेचर पे R1 T1 R2 T2 ऐसा दिया हुआ है, तो R1 इक्वल टू क्या होगा? R नॉट 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T नॉट और R2 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T नॉट, ठीक है? क्या करो? डिवाइड कर दो, तो R नॉट क्या हट जाएगा? तो R1 बाई R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T नॉट को 0 ले लो, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T नॉट। R1 दिया हुआ है ना, कितना है? 16, R2 कितना है? 20 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, पहले में टेम्परेचर कितना है? 15, दूसरे में कितना है? 100। बस इसको सॉल्व करना है, अल्फा आ जाएगा। कितना आ रहा है उसका? कितना आ रहा है? 3.07 इंटू -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, याद है क्या? ठीक है, ध्यान रखना, ना दिया हो और कैलकुलेशन करना ही पड़े तो 0 डिग्री ले दो, ठीक है? पहले क्या आ रहा था आंसर उससे? हाँ लगाया ना, हाँ नहीं चलेगा 2.97। तो फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, फिर ऑप्शन कैसे दिए, ठीक है ना? क्योंकि 2.9 का अगर ये दिया हो तो सीधी बात है ये टिक करेंगे, ठीक है ना? और सिर्फ 3 दिया हो तो कोई भी आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आया, ठीक है ना? तो ये ऐसे टाइप के अलग अलग क्वेश्चन के रेजिस्टेंस पे आते हैं, ठीक है ना? तो ये वाला टॉपिक भी अपना हो गया। बस है कि जो होमवर्क दिया था ना वो वाला एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या है इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? करंट डेंसिटी दे रखी है। करंट डेंसिटी क्या वेरिएबल है,
क्या थी उसकी इक्वेशन J इक्वल टू J नॉट 1 क्या है माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना। ये करंट डेंसिटी का ऐसे वैरी कर रही है। तो देखो ये वायर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इधर से करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब इसमें करंट डेंसिटी R इक्वल टू 0 डालो, R इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे जिसकी एक्सिस है, R इक्वल टू 0 डालो तो J इक्वल टू क्या है, J नॉट, यहाँ पे कुछ करंट डेंसिटी हो, ठीक है। अब R इक्वल टू कैपिटल R डालो, क्या हो गया 0, मतलब R इक्वल टू मतलब यहाँ पे इधर करंट डेंसिटी क्या होगा 0, इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, जैसे जैसे बाहर जाओ डेंसिटी क्या होती जाएगी कम। मतलब फ्लो कैसा होगा, अगर इसमें विजुअलाइज कर लो ना, फ्लो करंट का फ्लो या फिर कोई भी फ्लो, फ्लूइड का भी फ्लो मान सकते हो, कैसा होगा, सबसे बड़ा एरो यहाँ पे बना, तो सबसे ज्यादा फ्लो इधर दिखेगा, जैसे जैसे बाहर जाओगे फ्लो क्या होगा कम हो जाएगा, ऐसा। तो इधर क्या है, टोटल करंट निकालना, तो इसके लिए क्या एलिमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे केस में क्रॉस सेक्शन ऐसा हो तो एलिमेंट कैसे लेते हैं, ये R दिया हुआ है, तो इधर से R रेडियस का क्या बना, एक रिंग बना, एक रिंग बना, ठीक है, ये एलिमेंट ले लेते हैं। इसकी थिकनेस क्या लिखूंगा, रेडियस R लिया है, थिकनेस क्या लिखेंगे लिया। तो इतने पार्ट से हमें करंट निकालना है, बाद में क्या करेंगे इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लो। क्या करेंगे, अब एलिमेंट से करंट निकालेंगे, बाद में क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। लिखो करंट थ्रू द एलिमेंट, करंट थ्रू द एलिमेंट, तो क्या होगा, इधर से बहुत कम करंट जाएगा, तो क्या लिखेंगे DI इक्वल टू J इंटू DA, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, तो DI इक्वल टू J तो दिया हुआ है, J नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, DA मतलब सिर्फ इतने पार्ट का एरिया, कैसे निकालते हैं इतने पार्ट का एरिया, पता है, सिर्फ इतने पार्ट का, ये पार्ट का एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर तो पूरा एरिया होगा, मुझे सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकालना। कैसे निकालते हैं, सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, तो इसका सर्कमफरेंस कितना होगा 2 पाई आर, थिकनेस कितनी है dr, तो एरिया कितना होगा 2 पाई आर dr, ठीक है। देखो ये अपना di आ गया, ओके। अब क्या इंटीग्रेशन करना है, तो इसके आगे बाद में लिख लो करंट थ्रू एंटायर क्रॉस सेक्शन, करंट थ्रू एंटायर क्रॉस सेक्शन, तो कहां से आएगा आंसर, इंटीग्रेशन से आएगा। तो देखो इधर 2 पाई G नॉट कांस्टेंट है, 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आर डी आर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अपने आप कर लेना, इतना तो कर सकते हो, इंटीग्रेशन अपने आप कर लेना। लिमिट बस मुझे बताओ क्या होगा, पूरे क्रॉस सेक्शन निकालना है 0 से कैपिटल, ठीक है, तो इधर से करंट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अभी इसमें तो मैं अभी ठीक नहीं करवा रहा हूँ प्रॉब्लम, जिसके अभी स्टडी कर रहे हैं,
मैं जाता हूँ फोकस अपना उस पे ही रहे, कैपेसिटेंस कर लो, जिनका 12th वाला पार्ट बाकी रहे कैपेसिटेंस पे ही फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू स्टार्ट करो, ठीक है। मंडे तो डाउट डिस्कस कर लेंगे, मंडे या ट्यूसडे। और जिसका हो गया है प्रैक्टिस किया तो वो टूडिंग वाली करो, ठीक है, टूडी के पीवाईक्यू, ओके।